नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आशुतोष प्रसाद। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दीक्षा सिंह से, जो एक होम्योपैथी चिकित्सक हैं, और उनसे हम होम्योपैथी से जुड़े हुए काफ़ी सवाल करने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे ये सारे सवाल, और हम जानेंगे उनसे जवाब। तो देर नहीं करते, चलिए सीधे हम बात करते हैं डॉक्टर दीक्षा सिंह से। उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया जहाँ पे मैं होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक कर सकती हूँ। लोगों के मन में बहुत से डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है होम्योपैथी को लेके, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का मैं अच्छे से जवाब दे सकूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैम, बस्तर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप कब से सेवाएं दे रहे हैं होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर के, और थोड़ा सा अपने बारे में मैं चाहूँगा आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, मैं 2011 से होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले मैं श्रीहरिकोटा में थी, वहाँ पे मैं इसरो में एज अ मेडिकल ऑफिसर में थी, लेकिन अभी मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रही हूँ जगदलपुर में। 5-6 साल हो गए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जी जी। मैम, होम्योपैथी के चिकित्सा को लेकर के आपके मन में कैसे जिज्ञासा हुई कि होम्योपैथी चिकित्सा पे आपको ट्रेंड होना है? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैं बचपन से होम्योपैथी मेडिसिन ही ले रही हूँ। एक बार मुझे बहुत सीवियर टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन हो गया था बचपन में, तो बहुत मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई थी। पर होम्योपैथी से ही मेरा टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन ठीक हुआ था, और तब से फिर मैं बड़े होते तक होम्योपैथी ही लेती रही। और इसके बाद मुझे होम्योपैथी में इंटरेस्ट आया। जो होम्योपैथी डॉक्टर पास मैं जाती थी, उनसे मैं मिलती थी। डॉक्टर मूर्ति सर पुराने डॉक्टर थे यहाँ पे, नया पारा में बैठते थे, मैं उनके पास जाती थी, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। उससे ही मैं इम्प्रेस होकर मैं होम्योपैथी के लिए मेरा इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने होम्योपैथी ज्वाइन किया। 12th के बाद मैं डायरेक्ट होम्योपैथी कॉलेज में चली गई। तो मैम, इससे पहले कि कुछ सवाल हैं हमारे पास, वो आपसे पूछूं। अभी होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर के लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ी है? आप तो 2011 से देख रही हैं ये माहौल, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। होम्योपैथी को लेके जागरूकता तो शुरू से ही थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ एज़ कम्पेयर टू साउथ। पर अभी कोविड के बाद से लोगों को पता चला है कि इम्यूनिटी का क्या रोल है, और एलोपैथिक खासकर दवाइयाँ, जो एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग परेशान होकर आजकल होम्योपैथी के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा है। जी। तो मैम, अब शुरू करते हैं, और सबसे पहला सवाल ये है कि होम्योपैथी की चिकित्सा किन किन बीमारियों में कारगर है और उसके अच्छे परिणाम हैं? देखिए, लिस्ट तो ऐसे बहुत लंबी है। एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों डिसीज़ेस के लिए होम्योपैथी बहुत ही कारगर है ना। और ये सुरक्षित है, प्राकृतिक है, संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें काफ़ी बीमारियों का इलाज संभव है। खासकर क्रॉनिक डिसीज़ेस का मैं नाम लूँगी तो स्किन डिसीज़ेस हैं, एलर्जी, अस्थमा, माइग्रेन है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। काफ़ी चीज़ों में इसका अच्छा असर देखा गया है, और एक्यूट डिसीज़ेस में भी ये होम्योपैथी बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन एज अ फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम यूज़ करें तो बहुत ही जल्दी इसका असर देखा जा सकता है। तो मैम, अभी आपने जिन बीमारियों की चर्चा की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो बीमारियां हैं जिसका एलोपैथ में शायद परमानेंट इलाज नहीं है। जी। जैसे माइग्रेन हो गए और काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, तो हम ये मान के चले कि होम्योपैथी में उसका इलाज संभव है। इलाज संभव है। मैंने खुद देखा है रिजल्ट। सोरियासिस का, जैसे एलोपैथिक में कहा जाता है कि सोरियासिस का इलाज संभव नहीं है, इट इज़ नॉट क्योरेबल उनकी भाषा में, लेकिन होम्योपैथी में मैंने देखा है कि 20 साल पुराना सोरियासिस भी ठीक हुआ है, और पूरी तरह जड़ से ठीक हुआ। उसके बाद उन्हें कभी भी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अच्छा मैम, होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जब भी हम किसी से चर्चा करते हैं, तो वो इसलिए 2 कदम पीछे हट जाते हैं कि उसमें शायद प्याज खाना मना है, लहसुन खाना मना है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो इस मिथक को तो सबसे पहले आप तोड़िए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जी, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें जो ये सारी चीज़ें एंटीडोट का काम करती हैं, तो हम उसमें ये मना करते हैं, प्याज, कॉफ़ी या फिर कुछ और चीज़। लेकिन सारी मेडिसिन में अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मतलब डॉक्टर स्पेशली उनको हिदायत दे देंगे कि किन में आपको परहेज करना है। खासकर बीमारियों से संबंधित भी रहता है परहेज, जैसे कि अगर आपको पेट की समस्या है तो हम तेल मसाला अवॉइड करने को कहते हैं। सर्दी खांसी है तो ठंडा खट्टा अवॉइड करने को कहते हैं। ज़रूर नहीं है कि हर बीमारी में या हर इलाज में प्याज या कॉफ़ी को अवॉइड करना ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ हर जगह मिलती नहीं हैं, वो थोड़ा सा दूसरे ढंग से बताया जाता है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया है, तो ये दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है
कि अब उन्हें डॉक्टर जब बताएंगे तभी उन्हें उस हिसाब से परहेज करना है। जी। मैम अगला मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक मिथक ये भी है कि होम्योपैथी दवाइयाँ देर से प्रभाव अपना दिखाती हैं। किन रोगों में देर से दिखाती हैं, किन में जल्द दिखाती हैं, थोड़ा इस कन्फ्यूज़न को आप दूर करें। ये तो मिथक ही है, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक असर देर से होता है। बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिवली होम्योपैथी दवा असर करती है, पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये डिले हो जाता है। जैसे कि क्रॉनिसिटी ऑफ डिसीज़ पे डिपेंड करता है कि डिसीज़ कितनी पुरानी है। अगर 4 साल 6 साल पुरानी बीमारी है तो हम सोचेंगे कि उसका 15 दिन में ही इलाज संभव हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्लस अगर स्किन डिजीज़ेस में पेशेंट ऑलरेडी बहुत स्टेरॉइड्स ले चुके हैं या फिर क्रीम ऐसे लगा रहे हैं, तो क्या होता है काफ़ी कुछ जो सिम्टम्स होते हैं मिक्स हो जाते हैं। कुछ डिसीज़ के सिम्टम्स रहते हैं और कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या जो पेशेंट की लापरवाहियों की वजह से जो नए आते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिसीज़ और थोड़ा टाइम लग सकता है। पर अगर आप फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी स्टार्ट करते हैं तो बेशक बहुत ही कारगर है और इफ़ेक्टिवली जल्दी इसका इलाज संभव है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैम आजकल क्या बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि उसमें मैं भी शामिल हूँ कि जब हमको सर्दी खांसी कुछ ऐसा होता है तो हम मेडिकल स्टोर जाते हैं एलोपैथी और वहाँ से दवाइयाँ लेकर के खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि इस तरह हम जो सर्दी खांसी के लिए दवाइयाँ लेते हैं या छोटे छोटे बच्चों को भी हम देते हैं, एलर्जी हम दे देते हैं, सेट्राजिन दे देते हैं, इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं, तो वो कितना नुकसान करती हैं? और क्या सर्दी खांसी होने के बाद अगर हम होम्योपैथी में भी जाते हैं तो भी हम मेडिकल में चले जाते हैं होम्योपैथी के और वहाँ से भी हम यूट्यूब या गूगल में जो हम सर्च करते हैं वो हम परचेस करके लेने लगते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप बताएं, एलोपैथी होम्योपैथी इस बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर्दी खांसी और बुखार जो है ये लक्षण होते हैं जो हमारे शरीर बताता है कि हमको किसी तरह का इन्फेक्शन है। जैसे छींक हो रहा है तो वो बाहर निकालने के लिए जो एंटीजेंस हैं उसको बाहर नाक से बाहर निकालने के लिए हम छींकते हैं, है ना। बुखार जो रहता है वो टेम्परेचर बताता है कि हमारी इम्यूनिटी अभी एक्टिव है और वो रोग से लड़ रही है। वो कोई बीमारियाँ नहीं है, वो लक्षण है। तो हम उनको दबाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले लेते हैं, सिट्राजिन वगैरह एविल हो गया, इवन पैरासीटामोल भी। तो लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये मेडिसिन लेके हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं और उनका इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन की वजह से इम्यूनिटी हमारी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो मैं एडवाइस करती हूँ कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप एलोपैथिक लेना अवॉइड कीजिए और अगर होम्योपैथी ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। तो इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, खासकर बच्चों को। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो छोटे बच्चे बचपन से ही अगर उनका इम्यूनिटी ऑल्टर हो गया तो बड़े होकर फिर वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं या उनका सही उपचार नहीं हुआ सर्दी खांसी फिर निमोनिया का रूप ले सकती है। तो ये जो सिवियरिटी है हम खुद ही उसको क्रिटिकल बनाते हैं, छोटी मोटी सर्दी खांसी से उसको बड़ा करते हैं। जी मैम, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं, अभी जो मौसम भी आ रहा है बरसात का, ये सब आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको सर्दी खांसी आमतौर पर होती ही रहती है। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सर्दी खांसी हम आमतौर पर देखते हैं 4-5-6 दिन लगते ही हैं उसको ठीक होने में, तो वो इस तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ जिनका आपने जिक्र किया वो देते हैं, सेट्राजिन या जो भी दवाइयाँ हैं, वो इस उद्देश्य से कि वो जल्दी ठीक हो, क्योंकि बच्चों के कष्ट को देखा नहीं जाता, दूसरा स्कूल का भी उनका मिस ना हो। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए वो इस तरह की दवाइयाँ देकर उनको 1-2 दिन में ही ठीक करना चाहते हैं। ये कितना सही है? या अगर 2-4-5 दिन में ठीक हो रहा है तो होम्योपैथी दे करके ही ठीक करना ज़्यादा बेहतर है? इसको थोड़ा सा क्लियर करें ताकि डरे भी ना, पेरेंट्स डरते भी हैं कि अगर 2-4 दिन रह गया और इससे कुछ और समस्या बढ़ गई तो इसको थोड़ा सा। बेशक ये दवाइयाँ थोड़ा फास्ट एक्ट करती हैं और इस वजह से लोग चूज़ करते हैं, पर इससे हम छोटे समय के फ़ायदे को देखते हुए लंबे समय तक का नुकसान अपने बच्चों के शरीर पे डाल रहे हैं। अगर छोटे अर्ली सिम्टम्स में ही हम उनका इलाज कर लें, है ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलोपैथिक दवाइयाँ लेने की, सिट्राजिन लेने की। लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसे बढ़ जाती है, 1-2 दिन के बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, उसके बाद ही लोग दवाई लेते हैं। मैम, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो 3 साल से कम है या 5 साल तक अपन लेते हैं, होम्योपैथी में ऐसा कुछ हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन तो है होम्योपैथी में, लेकिन जब कोई रोग होता है जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, उसके लिए अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम इम्यूनिटी के होम्योपैथी की मेडिसिन प्रेफर करें तो इम्यूनिटी अपने आप सक्रिय हो जाती है और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जी,
होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे कितना भरोसा किया जाना चाहिए? होम्योपैथी मेडिसिन्स बहुत भरोसेमंद है और 200 साल से ये पैथी लोगों को लाभ दे रही है। 80 से ज़्यादा देशों में इनका लाभ देखा जा सकता है और ये पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है। तो इसका तो सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक साइड इफ़ेक्ट्स रहित है और लोगों को पता है क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसका लाभ लिया है। जी मैम, कई प्रवचन मैंने साधु सन्यासियों के सुने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके मुख से हमने ये भी सुना है कि होम्योपैथी दवाइयाँ, हालांकि ये अभी के प्रवचन नहीं है, ये लगभग ये मान के चलिए 30-40 साल पुराने जो मैंने ऑडियो सुना था उसके माध्यम से, उसमें ये कहा गया था कि होम्योपैथी एक मानसिक रूप से ठीक करता है। मतलब होम्योपैथी को बोल करके हम ये दवाइयाँ दे देते हैं और उसको लोगों को पता लगता है कि अच्छा डॉक्टर साहब ने दिया, इससे ठीक हो जाएंगे, ऐसी मान्यता रही है। और अभी भी कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोगों को काउंसलिंग करके मतलब ये दी जाए, इसको आप लीजिए, इससे ठीक होगा, तो वो अपने मनोशक्ति से ठीक होता है ना कि दवाइयों से। ऐसी धारणा आज भी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होम्योपैथी का प्रिंसिपल है जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं एज अ पर्सन, एज अ होल, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरह से वो पेशेंट को आराम देता है। तो इसमें होम्योपैथी में जब प्रूविंग होती है, तो हम जब पेशेंट को कोई मेडिसिन देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसको शारीरिक रूप से क्या बदलाव आए हैं, प्रूविंग के टाइम में जब उसको मानसिक रूप से क्या बदलाव आए हैं, भावनात्मक रूप से क्या बदलाव है, हर चीज़ का सिम्टम्स को निकाल के मेडिसिन दी जाती है। देखिए, होम्योपैथी की शुरुआत ऐसे हुई कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो खुद एक एलोपैथ थे, तो वो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से थोड़े से परेशान थे क्योंकि इन्फेक्शन हुआ तो कॉटराइजेशन करना, और जो एलोपैथी की चिकित्सा प्रणाली थी उस समय 18वीं सदी में बहुत ही तकलीफ़दायक थी। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा इलाज वो लेके आ सके जो थोड़ा सा आरामदायक हो और पूरी तरह से आराम दे सके, जेंटल हो उनके हिसाब से। तो एक बार वो सिंकोना बार्क के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो ऐसे सिंकोना बार्क यानी कुनेन, ये एक पेड़ की छाल होती है सिंकोना, तो उसको जब वो उन्होंने लगातार मात्रा में लिया तो उन्होंने ये देखा कि वो मलेरिया जैसे सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि ठंड लग के बुखार आना, और जो मलेरिया में जो सिम्टम्स रहते हैं, है ना, तो उसको जब मलेरिया के पेशेंट को दिया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि मलेरिया वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो उन्होंने इसका एक लॉ निकाला है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जैसे समान को समान रूप से उपचार। तो उसमें एक एक करके बहुत सी मेडिसिन्स का उन्होंने फिर प्रूविंग किया, उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूविंग किया। तो उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से जो बदलाव आए, उन्होंने उस चीज़ का रिकॉर्ड लिया। तो ये बहुत वास्ट स्टडी है और एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर किया गया स्टडी है और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये जो लोग कहते हैं, हाँ, तो क्योंकि उनको होम्योपैथी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो इसीलिए वो कहते हैं। पर होम्योपैथी का एक अलग से बुक है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, कभी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना वास्ट उसमें रिसर्च किया गया है। 4000 से भी ज़्यादा मेडिसिन की प्रूविंग की गई है हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, उनका असर देखा गया है। मैम, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद पर, अपने परिचितों पर और हमारे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें कई बुरी स्थितियों में, उनकी स्थिति बहुत नाजुक स्थिति, उस दौरान भी मैंने होम्योपैथी का प्रयोग किया है और उसमें निश्चित रूप से आश्चर्यजनक फायदे आए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। त्वचा रोगों में होम्योपैथी कितनी कारगर है और उसके लिए ये निर्णय लेना कितना सही है कि होम्योपैथी चिकित्सा करानी चाहिए किसी भी प्रकार के त्वचा रोग में? वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली असर करता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि लोग पहले ही अपना केस थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। शुरू में ही स्टार्ट होते साथ वो क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, स्टेरॉइड्स है, टॉपिकल क्रीम्स हैं, तो वो नुकसान करता है और उस चीज़ को एडवर्स कर देता है। तो ऐसी चीज़ों पे ही थोड़ा सा समय लग सकता है। और स्किन डिजीज़ेस हैं, खासकर जैसे सोरियासिस हो गए, एक्जिमा हो गए, तो ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो ये एक सिर्फ स्किन का ही रोग नहीं है, ये एज अ पर्सन पूरे पर्सन का है, क्योंकि इम्यूनिटी जो रहती है इसमें हाइपर एक्टिव होके अपने ही टिश्यू को डैमेज करने लगती है। ये कोई बैक्टीरिया वायरस का नहीं है। तो एज अ पर्सन पूरा होल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सिर्फ मेडिसिन लगाने से ट्रीटमेंट नहीं होता।
तो होम्योपैथी में इसका असर मैंने देखा है। इवन मैंने आपको जैसे बताया सोरियासिस के भी 20 साल पुराने सोरियासिस के केसेस को ठीक होते देखा है। विटिलिगो के पेशेंट्स को मैंने देखा आश्चर्यजनक रूप से, जो कि एलोपैथिक में संभव नहीं है। 15 दिन में ही पूरा दाग साफ होते हुए देखा है मैंने। बहुत अच्छा। मैम, एक सवाल अचानक मेरे मन में आया है। वोमिटिंग का प्रॉब्लम खास तौर पर सफ़र के दौरान जी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान रहते जी। हैं। होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है? देखिए होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें हम ट्रैवल सिकनेस जो बोलते हैं उसके लिए हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर से बोल के आप मेडिसिन अपने पास रख सकते हैं। जब भी ट्रैवलिंग के लिए निकले तो उसको मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जब सफ़र करना है उससे पहले डॉक्टर सफ़र करने से पहले लेना है। हाँ, ट्रैवल सिकनेस के लिए। इवन एग्जामिनेशन जो फंक होता है, जो एग्जामिनेशन से पहले लोगों को घबराहट होती है और लूज मोशंस होने लगते हैं किसी किसी को, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, ये सारी चीज़ों के लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। उसके लिए हम पहले से मेडिसिन ले सकते हैं। क्या बात है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंची, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसका एलोपैथ में तो कोई इलाज नहीं है जी। और मैं समझता हूं कि शायद कुछ लोग हैं जो योग प्राणायाम मेडिटेशन ये सब करते हैं, अगर उनके साथ मानसिक ये जो समस्याएं हैं ज़्यादा लाभकारी होगा, ऐसा मुझे लगता है। होम्योपैथी की जो चिकित्सा जब चल रही हो तो क्या एलोपैथी की दवाइयाँ या आयुर्वेद की दवाइयाँ साथ में ली जा सकती हैं? अगर ली जा सकती हैं तो किस नियम के आधार पर? देखिए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो कोई और मेडिसिन नहीं ले सकते। तो मेडिसिन तो सारी मेडिसिन वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट आधा घंटे का गैप ड्यूरेशन करके वो एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं और बीपी के लिए ले रहे हैं और वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं आराम से। जी मैम, अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो एलोपैथ की दवाइयाँ ले रहा है, लेकिन वो चाहता है कि होम्योपैथी के माध्यम से उसे परमानेंट ठीक किया जाए, तो सिर्फ होम्योपैथी दवाइयों के माध्यम से क्या शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं, पर डायबिटीज़ में होता यह है कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज रहना ज़रूरी है कि किस टाइप का डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ अलग होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ अलग होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि इंसुलिन तो बनता है शरीर पे, पर वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता। पर टाइप 2 डायबिटीज़ में ऑटोइम्यून जो रहता है, इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो जाता है बनना। उन केसेस में इंसुलिन लेना ज़रूरी हो जाता है और इंसुलिन रहता ही नहीं है बॉडी में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का मैंने देखा है बहुत इफेक्टिवली वो ठीक हो सकता है पूरी तरह से होम्योपैथी में, और उसका इलाज भी है। मैम, जब पेशेंट होम्योपैथी चिकित्सक के पास आते हैं, होम्योपैथी चिकित्सक उन्हें कई बार सलाह देते हैं कि आप इसका डायग्नोस कराइए, एक्सरे कराइए या और जो भी ज़रूरत है जी। पर जैसा कि लोग ये सुने हुए होते हैं कि ये तो लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी दवाइयाँ दी जाती हैं जी। तो अब यहाँ पर होम्योपैथी में भी डायग्नोस की परंपरा शुरू है जी। मैं भी दर्शकों से नहीं कहूँगा कि ये सकारात्मक है नकारात्मक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप हमें सही मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आप एक्सरे करवा लीजिए, तो वो बोलते हैं कि होम्योपैथी में एक्सरे, ये तो हम नहीं जानते, होम्योपैथी में क्यों एक्सरे करवाना है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हम उस चीज़ों का यूज़ करके डायग्नोसिस को बेटर बना सकते हैं, और डायग्नोसिस तो सभी तरह के चिकित्सा पद्धति में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अंदाज से दवाई देना मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर डायग्नोसिस हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, अगर खून की कमी है तो अगर हम देख लेंगे कि कितना % हीमोग्लोबिन है तो इलाज होगा, तो हमको समझ में भी आएगा कि वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। खुद तो मरीज को भी दिखेगा वो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए, रिपोर्ट में देख लेते हैं, फिर आपको 15 दिन के बाद हम उस चीज़ को देख भी सकेंगे कि उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है जी, और इससे मरीज का भी और उनके परिवार का भी समय बचेगा क्योंकि बीमारी जल्दी ठीक होगी जी। बिल्कुल सही। मैम, मानसून का समय आ गया है और हल्की हल्की बारिश अब तेज रूप भी लेगी और इससे बच्चों पर भी, खासतौर पर शिशु जो हैं 3, 4, 5 साल तक के बच्चे, इनके स्वास्थ्य पे भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। सर्दी खांसी जो आगे चल करके निमोनिया हो जाता है, इससे बचने के लिए क्या करें? होम्योपैथी की
क्या उस मतलब क्या बेनिफिट्स होम्योपैथी से ले सकते हैं? देखिए, कोई भी सीजनल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं और एपिडेमिक जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके लिए होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि बारिश है और उसमें भीग रहे हैं, आगे चल के बीमार होने का है लक्षण है, तो फिर पहले से ही दवा ली जा सकती है और बच्चों को भी दिया जा सकता है जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और वो बारिश में भीगने के बाद में भी बीमार ना पड़े। मैम, जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को साइनस है, मेडिकल में अगर जाएंगे तो विभिन्न कंपनियों के साइनस के लिए मिक्स दवाइयाँ आती जी। हैं, वो बॉटल हम खरीद के ले आते हैं, उसे साइनस क्योर करने के लिए लेने लगते हैं। जी। तो वो लेना और डॉक्टर के पास जा कर के उस समस्या को बता करके उनसे दवाई लेना, क्योंकि वो तो तैयार कर दिए हैं साइनस जी, का, जी। और जब डॉक्टर जब लिखेंगे तो वो भी देंगे। तो क्यों ना मेडिकल से खरीदा जाए जाकर साइनस, हाँ। अपना फीस बचाने के लिए जी जी। डॉक्टर से क्यों मिले? देखिए, क्या होता है, होम्योपैथी बहुत वास्ट, जैसे मैंने बोला कि बहुत साइंटिफिक स्टडी इस पे रहता है, तो सिर्फ ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सिर्फ साइनोसाइटिस है उसके लिए एक मेडिसिन नहीं है, उसके लिए कई मेडिसिन हैं। तो कौन सी मेडिसिन किस मेडिसिन पेशेंट के लिए सही रहेगी, सूटेबल रहेगी, उसमें कितना डोज दिया जाना चाहिए, ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन करके करेंगे तो फिर वो क्या होगा, आगे चल के फिर प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होगी, बढ़ जाएगी, और उसके लिए होम्योपैथी को दोष देना सही नहीं है। तो दर्शकों, आज हमने होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में, उसके मिथक के बारे में काफ़ी कुछ बातें की हैं, और ये कार्यक्रम अब हम ख़त्म करने वाले हैं, पर फिर भी हम डॉक्टर मैम से ये जानना चाहेंगे कि वो आपसे, आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, होम्योपैथी या कोई भी पैथी अपने अपने संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली, कोई भी पैथी नहीं, हर चिकित्सा पद्धति में कुछ लाभ है, कुछ हानि है ना। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि कब हमको एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना है, जैसे कि क्रिटिकल केसेस हैं, सर्जिकल केसेस हैं, एक्सीडेंटल केसेस हैं, तो ऐसे में हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमको उस टाइम में मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और वहाँ पे बेटर मैनेजमेंट है। और होम्योपैथी में जो मेडिसिन का इलाज संभव है उसके लिए हमको होम्योपैथी में जाना चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है वो, तो आप पेशेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस प्रॉब्लम के लिए किस डॉक्टर के पास जाएं। तो साथियों, अभी आपने डॉक्टर दीक्षा मैम से होम्योपैथी के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ ली हैं, तो हमारी ओर से तो मैम को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतनी अच्छी जानकारी इतने अच्छे ढंग से दी। यदि आप भी मैम से कुछ कहना चाहें तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें, और यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी लिखें, ताकि हम अगली बार जब मैम से मिलें तो होम्योपैथी से जुड़े उन सवालों को हम मैम से कर सकें। इस चैनल पर जुड़े रहें, और मैम आपके बीच होम्योपैथी से किस तरह से त्वचा रोगों से और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनकी कैटेगरी है, उस पर मैम आपको जानकारियाँ देती रहेंगी। तो आपने हमें सुना, इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यूं ही बने रहें। आपके बीच हम फिर आएंगे और अन्य रोगों पर चर्चा करने के लिए, उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए दीक्षा मैम को और आशुतोष प्रसाद को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार।